Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you the topic causes of diseases यानी बीमारी होने के क्या कारण हो सकते हैं। हमने इससे पहले की वीडियो में देखा कि अपने आप को हेल्दी स्टेट में बनाए रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने आसपास अड़ोस पड़ोस को साफ सफाई रख सकते हैं, अपने आप को इस तरह से ड्रेसअप कर सकते हैं कि हमें मक्खी मच्छर ना काटे, हेल्दी डाइट ले सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। और जो पर्सन इन्फेक्शियस हैं उन पर्सन से हम दूरी बना के रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम हेल्दी एक लाइफस्टाइल को फॉलो करके अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब डिजीजेस से कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। तो डिजीजेस से बचने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि डिजीजेस होते कैसे हैं, ठीक है, कौन उनका कॉजल ऑर्गेनिज्म है और वो कैसे फैलते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ठीक है। तो इसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। सो व्हाट कॉजेस डिजीजेस, डिजीजेस को कौन करता है, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि किसी पर्सन को कोई बीमारी हो गई, ठीक है। सो व्हेन वी थिंक अबाउट द कॉज ऑफ डिजीजेस वी मस्ट रिमेंबर दैट देयर आर मेनी लेवल्स ऑफ सच कॉजेस। तो जब हम बात करते हैं कि बीमारी के लिए क्या क्या कारण हो सकता है, तो हमारे दिमाग में या रियल में जो हम देखते हैं कि एक पर्सन अगर बीमार हो सकता है तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके बीमार होने के, ठीक है, या उसकी डिजीज होने के, ठीक है। सो लेट अस लुक एट एन एग्जांपल। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, इफ देयर इज अ बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशंस वी कैन से दैट द कॉज ऑफ द लूज मोशंस इट इज प्रोबेबली एन इन्फेक्शन। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको लूज मोशंस हो रहे हैं, ठीक है। तो लूज मोशंस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। पहला जो प्राइमरी कारण ये हो सकता है कि उस बच्चे ने गंदा पानी पिया होगा या कुछ ऐसा खाना खाया होगा जिसके की वजह से उसके पेट में कुछ बैक्टीरिया, फंगस, इस तरह का कोई इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म जो है वो चला गया है थ्रू वाटर और फूड। या तो खाने से गया होगा या तो पानी पीने से गया होगा, ठीक है। सो बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द इन्फेक्शन कम फ्रॉम। अब ये क्वेश्चन बनता है कि ठीक है, उसको लूज मोशंस हो रहे हैं, इट इज ड्यू टू अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हमने मान लिया, ठीक है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लेकिन उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन का सोर्स क्या था। मान लीजिए हमने ये भी पता लगा लिया कि उस बच्चे ने गंदा पानी पिया था, अनक्लीन वाटर पिया था, ठीक है। सपोज वी फाइंड दैट द इन्फेक्शन केम थ्रू अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बट many babies must have had this unclean drinking water. So why is it that one baby developed loose motions where the other babies did not, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि और बच्चों ने वो गंदा पानी नहीं पिया होगा, उसके अड़ोस पड़ोस में और बच्चे रहते होंगे, उन्होंने भी वही गंदा पानी पिया था, लेकिन केवल वही बेबी क्यों बीमार पड़ा, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये है कि बच्चे बीमार पड़ते हैं, ठीक है, और उसके लिए एक इन्फेक्शियस एजेंट या बैक्टीरिया जिसको हम कह रहे हैं वो जिम्मेदार होता है, ठीक है। और उसके लिए जिम्मेदार क्या है, गंदा पानी, ठीक है। पर गंदा पानी तो और बच्चों ने भी पिया, ठीक है। तो अलग अलग लेवल पे जो है हम बीमारियों को कैटेगराइज कर सकते हैं उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म से लेकर के उनके पीछे का जो रीजन है उन सबको हम अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। जो प्राइमरी कॉज ऑफ इन्फेक्शन है या प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज है वो तो हमेशा ही एक बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रहता है, ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी कॉजल ऑफ डिजीज है वो ये है कि आपको अनक्लीन वाटर जो है अवेलेबल है पीने के लिए, यानी आप ऐसी लोकेलिटी में रहते हैं जहाँ की साफ सफाई की कमी है, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिम्मेदार हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अब हमने कहा कि और भी बच्चों ने वही पानी पिया लेकिन वो बच्चे बीमार नहीं पड़े, ठीक है। तो माइट बी कि जो बच्चा बीमार पड़ा उसकी ओवरऑल पुअर हेल्थ है, वो ठीक से वो प्रॉपर न्यूट्रिशन उसको कभी नहीं मिला है, वो बच्चा ठीक से प्रॉपर नरिश नहीं है, थोड़ा कमजोर टाइप का है, तो छोटी मोटी बीमारियां भी उसके लिए बड़ी साबित हो जाती हैं। छोटे मोटे इन्फेक्शन में भी वो बड़ा बीमार पड़ जाता है, जबकि जो बाकी बच्चे हैं वो उनको भी इन्फेक्शन हुआ होगा बट उनकी बॉडी इतनी मजबूत है कि उस इन्फेक्शन को वो ओवरकम कर गए और पता ही नहीं चला कि उनको भी इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है। तो ये रीजन हो सकते हैं एक डिजीज के सामने आने के या किसी भी पर्सन को डिजीज होने के लिए। जैसे आपने अभी कोरोना के केस में भी देखा कि कोरोना का इन्फेक्शन तो चारों तरफ था, लेकिन कुछ लोग जो है इतने ज्यादा इल हो गए कि वो डेथ कर गए।
जबकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि उस बीमारी से पूरी तरीके से ठीक होके आगे निकल आए। ठीक है, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है कि ये पर्सनल हेल्थ जो या पर्सनल फिटनेस जो है बॉडी की, वो काफी हद तक इसमें उसने रोल प्ले किया कि सेम डिजीज सेम इन्फेक्शन बहुत सारे लोगों को हुआ और बहुत सारे लोग इससे ठीक भी हो गए और बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो पर्सनल फिटनेस भी काफी हद तक रोल प्ले करती है। ठीक है, लेकिन किसी भी पर्सन के डिजीज होने के पीछे जो रीजन, वन एंड ओनली रीजन होता है, वो एक हमेशा इन्फेक्शियस एजेंट ही होता है। ठीक है, सो वन रीजन माइट बी दैट दिस बेबी इज नॉट हेल्दी। सो पहले से ही ये रीजन हो सकता है कि ये बेबी हेल्दी नहीं रहा हो। एज ए रिजल्ट इट माइट बी मोर लाइकली टू हैव डिजीज व्हेन एक्सपोज टू रिस्क whereas healthier babies would not। तो अगर ये बच्चा पहले से ही कमजोर है, पहले से इसकी पुअर हेल्थ है, तो जब रिस्क कंडीशंस जब इसके सामने आएगी, जैसे इसने गंदा पानी पी लिया, तो जो बच्चे हेल्दी हैं वो उससे फाइट करके उभर आएंगे, वो डिजीज का शिकार नहीं होंगे, जबकि ये बच्चा जो है डिजीज का शिकार हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाई इज द बेबी नॉट हेल्दी? अब बेबी हेल्दी क्यों नहीं है? परहैप्स बिकॉज इट इज नॉट वेल नरिश्ड एंड डज नॉट गेट इनफ फूड। तो हेल्दी ना होने के पीछे रीजन यही हो सकता है कि उसको अच्छा खाना या प्रॉपर डाइट उसको नहीं मिल रही है। ठीक है, सो लैक ऑफ गुड नरिशमेंट बिकम्स द सेकेंड कॉज ऑफ द डिजीज। तो सेकेंडरी रीजन में एक ये भी रीजन है कि उसको लैक ऑफ प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, पूरा प्रॉपर फूड जो बैलेंस डाइट होनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अब तीसरा रीजन ये है कि अब अगर हम ये सोचे कि ये बच्चे को प्रॉपर फूड क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है, Perhaps because it is from a household which is poor। तो ऐसा हो सकता है कि वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है, इस वजह से उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये सारे रीजन एकदम एक्सकलेट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमसे पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ताकि वो जो आपके साइंस है या आपके जो सिम्टम्स है उसको डिजीज के साइंस से कोरिलेट कर सके। ठीक है, so it is also possible that the baby has some genetic difference that makes it more likely to suffer from loose motions when exposed to a pathogen। ठीक है, तो कई बार क्या है, हमारे जेनेटिक मेकअप में ही कोई को, जैसे हम देखते हैं कि किसी पर्सन को एग से एलर्जी होती है, किसी पर्सन को जो है बैगन से एलर्जी होती है, किसी को दूध से एलर्जी होती है ना। तो ये जेनेटिक मेकअप हमारे जो है, हम जब पैदा होते हैं हमारे साथ के ही साथ हमारे साथ ये कुछ चीजें एसोसिएटेड रहती हैं जन्म से ही। तो इसके पीछे ये भी रीजन हो सकता है कि कई बार जो है कुछ पर्सन जेनेटिकली जो है उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, इस वजह से वो ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं किसी भी पैथोजन के लिए, वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ऑल दीज रीजंस प्ले देयर रोल इन पर्सन्स हेल्थ। ठीक है, सो विदाउट द पैथोजन the genetic difference और the poor nourishment alone would not lead to loose motion। लेकिन ये भी बात सच है कि जब तक कोई infectious organism नहीं आएगा डिजीज को कॉज करने के लिए, केवल जेनेटिकली कमजोर होने से या poor nourishment होने से कोई बीमार नहीं पड़ जाएगा। नो, कोई बीमार नहीं पड़ेगा। हाँ, वो हेल्दी नहीं रहेगा, ये हम कह सकते हैं कि उसका हेल्थ ठीक नहीं है, लेकिन वो बीमार हो जाए नहीं, विदा इन्फेक्शियस एजेंट के कोई भी पर्सन बीमार नहीं होता है। लेकिन ये भी बात सच है कि जिसकी हेल्थ पुअर है उसके बीमार होने के चांसेस या डिजीज्ड होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, तो जब भी कोई पर्सन बीमार होता है उसके पीछे हमेशा एक इन्फेक्शियस एजेंट काम करता है। अब उसकी हेल्थ की कंडीशन डिटरमाइन करती है कि वो कितनी जल्दी उस बीमारी से लड़के उभर आता है। ठीक है, बीमार अगर आपका हेल्दी बॉडी है तो अगर इन्फेक्शियस एजेंट एनवायरमेंट में है, जैसे हमने कोरोना में देखा, तो इन्फेक्शन तो सबको होगा, लेकिन जो हेल्दी रहेंगे, जो फिट रहेंगे, वो उससे लड़के उभर आएंगे, बाहर निकल आएंगे इस बीमारी से। लेकिन जो बहुत ज्यादा पुअर हेल्थ कंडीशंस में रहेंगे वो पर्सन, उनको ज्यादा टाइम लगेगा ठीक होने में और माइट भी वो ठीक ना भी हो पाए। ठीक है, सो व्हाई वाज देयर नो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर द बेबी। अब एक ये भी क्वेश्चन है कि उस बच्चे ने गंदा पानी पिया, वो बीमार पड़ा, और बीमार क्यों पड़ा? क्योंकि उसकी पुअर हेल्थ थी। ठीक है, अब पुअर हेल्थ थी तो उसमें बहुत सारे कारण थे उसके पीछे, नरिशमेंट नहीं मिली, जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं, लेकिन उस बच्चे ने गंदा पानी क्यों पिया? इसके पीछे भी रीजन होना चाहिए कि वो बच्चे को गंदा पानी ही क्यों पीने को मिल रहा है। ठीक है, सो परहैप्स द पब्लिक सर्विसेज आर पुअर वेयर द बेबीज फैमिली लिव। तो पब्लिक सर्विसेज जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू
प्योर वाटर या साफ पानी उनको सप्लाई नहीं हो पा रही है, ठीक है। सो द पॉवर्टी और लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज बिकम थर्ड कॉज ऑफ द बेबीज डिजीज। तो ये सारे फैक्टर्स, इतने सारे, मतलब जैसे कहते हैं ना, हमने शुरुआत में ही चैप्टर के देखा था कि डिजीज जो है एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, हम इसका कोई एक कारण पिन पॉइंटेड नहीं बता सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी रीजन तो हम बता सकते हैं ये है, लेकिन उस प्राइमरी रीजन तक जो नौबत पहुंची है उसके पीछे भी 5, 6, 7, 8, 10 फैक्टर काम करते हैं। कि हमने बोला कि गंदा बीमार इसलिए हुआ क्योंकि उसको ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, पर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्यों हुआ है? गंदा पानी पिया है, प्रॉपर नरिशमेंट नहीं है उस बच्चे को, ठीक है। तो ये बहुत सारे रीजंस है। सो इट विल नाउ बी ऑब्वियस दैट ऑल द डिजीजेस विल हैव इमीडिएट कॉजेस एंड कंट्रीब्यूटरी कॉजेस, ठीक है। तो हर डिजीज के लिए एक इमीडिएट कॉज, जैसे कि एक इन्फेक्शियस एजेंट वो इमीडिएट कॉज है, लेकिन उसके पीछे कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेस बहुत सारे हो सकते हैं, ओके। सो ऑलमोस्ट मोस्ट डिजीजेस विल हैव मेनी कॉजेस रादर देन वन सिंगल कॉज। तो कहने का ये मतलब है कि ज्यादातर बीमारियों के पीछे एक मेन कारण होता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटरी कारण भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस, ठीक है। अब हम अगले पार्ट में पढ़ते हैं चैप्टर के कि बीमार होने के 2 कारण हो सकते हैं, एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है और एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आने से जो बीमारी फैलती है उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, ठीक है। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की कैटेगरी में वो बीमारी आती है जो कि किसी से हाथ मिलाने से, किसी के पास रहने से, जो है कोई चीज शेयर करके खाने से नहीं फैलती है, बल्कि वो अंदर से ही आती है या उसके पीछे दूसरे रीजंस होते हैं, बट वो इन्फेक्शियस नहीं होती, 1-to-1 कांटेक्ट से वो बीमारी नहीं फैलती है, ठीक है। जबकि कुछ बीमारियां होती हैं जो कि 1-to-1 कांटेक्ट में आने से फैलती है, जैसे कि इन्फेक्शियस डिजीज में अभी हाल में आप सबने देखा कोविड-19, इट इज अ हाईली इन्फेक्शियस डिजीज, ये पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से फैलती है, ठीक है। सो एज वी हैव सीन, इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ फैक्टर्स इन माइंड when we think about causes of diseases. We can take that approach a little further. जैसे हमने अभी देखा कि पब्लिक हेल्थ या कम्युनिटी हेल्थ के फैक्टर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी पर्सन के डिजीज होने या नहीं होने में। तो हमें एक और कदम इसके आगे बढ़ा करके सोचने की जरूरत है कि कैसे हम जो है इन डिजीजेस को फैलने से रोक सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? इट इज यूजफुल टू थिंक ऑफ द इमीडिएट कॉज ऑफ डिजीज एज बिलोंगिंग टू 2 डिस्टिंक्ट टाइप्स, ठीक है। तो हम अगर इमीडिएट कॉज ऑफ डिजीज की बात करें तो इमीडिएट कॉज 2 तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है इन्फेक्शियस और एक हो सकता है नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। इमीडिएट कॉज ऑफ द डिजीज को अगर हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं तो, ठीक है। सो वन ग्रुप ऑफ कॉज इज द इन्फेक्शियस एजेंट्स, मोस्टली माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इन्फेक्शियस डिजीज जिसको हम कह रहे हैं, ये इन डिजीजेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? माइक्रोब्स, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस। इन ऑर्गेनिज्म या इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो डिजीजेस होती हैं वो ज्यादातर इन्फेक्शियस होती हैं, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आने से ये बीमारियां फैलती हैं, फैल सकती हैं, हो सकती हैं, ठीक है। सो diseases where microbes are the immediate cause are called infectious diseases. Fine. So this is because the microbes can spread in the community and the disease they cause will spread with them. तो माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे छींकने से, खांसने से, एक दूसरे के कपड़े इस्तेमाल करने से, एक दूसरे का जूठा पीने से एक पर्सन के अंदर की माइक्रोब्स या बैक्टीरिया या फंगस या वायरस दूसरे पर्सन में जा सकता है और उस पर्सन को भी बीमार कर सकता है, ठीक है। तो ये डिजीजेस जो है, जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, ये कम्युनिटी में स्प्रेड कर सकती हैं, जैसे कि हमने अभी कोरोना देखा, ठीक है। तो ये जैसे डेंगू है, ये भी फैलता है, ठीक है। इसी तरीके से एक पर्सन को डेंगू हुआ तो उस पर्सन को और मच्छरों ने काटा तो वो मच्छर भी इन्फेक्टेड हो गया और वो मच्छर फिर दूसरे पर्सन को काट रहे हैं तो उनको भी इन्फेक्शन फैल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जब डेंगू का फीवर फैलता है तो सबको डेंगू होने लगता है, ठीक है। तो इस वजह से उसमें कम्युनिटी लेवल पे साफ सफाई और
बाकी चीजें होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम देखते हैं थिंग्स टू पॉन्डर, कुछ चीजें जो सोचने वाली हैं वो हम देखते हैं क्या है उसमें। डू ऑल डिजीजेज स्प्रेड टू पीपल कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद अ सिक पर्सन, कि सब बीमारियां, अगर हम किसी बीमार पर्सन से मिल लें तो हर बीमारी क्या किसी को छूने से या उसके पास बैठने से या उसका हाल चाल पूछने से आपको हो जाएगी क्या? क्या सब बीमारियां इन्फेक्शियस कैटेगरी में आती हैं? नहीं, सब बीमारियां इन्फेक्शियस कैटेगरी में नहीं आती हैं। वही बीमारी, ज़्यादातर वही बीमारी इन्फेक्शियस कैटेगरी में आती है जो कि आपको छींकने, खांसने या खुजली या इस तरह के सिम्टम्स क्रिएट करें, ठीक है, वही बीमारी, या आप कह सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो ज़्यादातर इन्फेक्शियस होती हैं, ठीक है। और व्हाट आर द डिजीजेस दैट आर नॉट स्प्रेडिंग, कौन सी बीमारियां छूने से, टच करने से, छींकने से, खाने से, खांसने से नहीं फैलती हैं, जैसे कि कैंसर है, HIV है, या और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि हम कह सकते हैं कि वो क्रॉनिक इलनेस है वाली बीमारियां, ज़्यादातर जो है वो जिसमें कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना इन्वॉल्व हो वो नॉन इन्फेक्शियस होती हैं। So how would a person develop those diseases that doesn't spread by contact with a sick person? तो वो बीमारियां होती कैसे हैं? अगर वो 1 to 1 नहीं टच करने से फैलती हैं तो वो होती कैसे हैं? उसके लिए बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं। जैसे कोई पर्सन को अस्थमा है तो अस्थमेटिक पर्सन को छूने से आपको अस्थमा नहीं हो जाएगा, ठीक है, वो उसका जेनेटिक मेकअप है, उसको पर्सनली एलर्जी थी, ठीक है, और वो इस तरह के इन्वायरमेंट में रहा कि उसका अस्थमा जो है उभर गया, ठीक है, ये एपिलेप्सी है, ठीक है, ये कुछ बीमारियां हैं जो कि इंटरनल ऑर्गन्स में होती हैं और वो इन्फेक्शियस नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे किसी को हार्ट डिजीज है, ठीक है, तो वो उसकी लाइफस्टाइल डिजीज है, तो हार्ट पेशेंट को छूने से आपको भी हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा, ठीक है। या डायबिटिक कोई पेशेंट है तो डायबिटिक पेशेंट को छूने से आप भी डायबिटिक नहीं हो जाओगे, वो एक लाइफस्टाइल डिजीज है, ठीक है। सो ऑल दीज डिजीजेज आर नॉट इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। तो ये कुछ डिजीजेज जो है ज़्यादातर जो कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज होती हैं, दीज आर समवॉट लाइफस्टाइल डिजीजेज, लंबे समय तक एक खास तरीके से रहने से या खान पान से या खास तरीके के इन्वायरमेंट में रहने से ये डिजीजेस डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि किसी को कैटरैक्ट हो जाता है आंखों में, तो आंखों में कैटरैक्ट हो जाएगा तो दूसरे पर्सन को कैटरैक्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, ये एज के साथ भी कई बार इंसानों में या किसी में भी एज के साथ भी कुछ डिजीजेस हो जाती हैं, ठीक है। तो ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो डिजीजेस दैट आर नॉट caused by infectious agents, जैसे हमने कहा अभी, ठीक है। So their cause vary but they are not external causes like microbes that can spread in the community. तो इनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, जैसे वो ऑर्गन स्पेसिफिक रहते हैं, जैसे किसी का लिवर खराब हो गया है, किसी का किडनी खराब हो गया है, किसी का हार्ट खराब हो गया, किसी के लंग्स में दिक्कत है, किसी की आंख ठीक से काम नहीं करी, किसी का कान ठीक से काम, ऑल दीज ये सब कैटेगरी भी डिजीज की कैटेगरी में आते हैं, बट ये नॉन इन्फेक्शियस हैं, तो इनके रीजंस भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट माइक्रोब्स इनके पीछे नहीं रहता है, इस वजह से ये 1 to 1 स्प्रेड नहीं करती हैं, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल सम कैंसर्स आर कॉज्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज, जैसे कि हम कैंसर के बारे में अगर बात करें तो जेनेटिक लेवल पे, पर्सनल जेनेटिक लेवल पे कुछ पर्सन कैंसर के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, उनके अंदर उस तरह की जीन होती है जो सर्टेन फैक्टर्स के प्रेजेंस में वो जीन जो है वो इंड्यूस हो जाती है और वो जीन कैंसरस हो जाती है, जिससे कि उस पर्सन को कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर, जैसे अगर किसी का बीपी हाई है या ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसके कांटेक्ट में आने से आपका बीपी हाई नहीं हो जाएगा, ठीक है। सो कैन बी कॉज बाय एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, बीपी का ये रीजन हो सकता है। सो यू कैन थिंक ऑफ मेनी अदर डिजीजेस वेयर द इमीडिएट कॉजेज विल नॉट बी इन्फेक्शियस, ठीक है। तो ये इमीडिएट कॉजेज जो है इन डिजीजेस का कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये लंबे समय तक एक सर्टन लाइफस्टाइल या एक जेनेटिक लेवल पे डिफरेंसेस होने की वजह से ये डिजीजेस डेवलप करती हैं, ठीक है। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, पेप्टिक अल्सर्स एंड द नोबेल प्राइज, ओके। सो बहुत दिनों तक एक बीमारी होती है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें हमारा स्टमक होता है, ठीक है, और डिओडेनम होता है, डिओडेनम स्टमक का लास्ट पार्ट है, ठीक है।
तो उसमें क्या है ना, अल्सर्स डेवलप हो जाए। अल्सर्स मतलब फोड़े, जैसे छाले पड़ते हैं ना मुंह में, उस तरह के छाले या फोड़े कह सकते हैं उसको, वो पेट के अंदर डेवलप हो जाता है। तो उससे ना पेशेंट जो भी उसको, जिसको भी ये बीमारी होती है, उसको खाते वक्त जो है बहुत तकलीफ होती है, उसको बहुत जलन महसूस होती है, वो कुछ भी ठीक से खा नहीं पाता है, उसको वॉमिटिंग होती है, हेडेक होता है, चक्कर आते हैं और जो है गैस की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा सोचा गया कि बहुत दिनों तक ये बीमारी हमारे समाज में मतलब थी, सोसाइटी में थी, बहुत लोगों को हो जाती थी। तो ऐसा माना जाता था कि स्ट्रेस जो पर्सन ज़्यादा लेते हैं उनको पेप्टिक अल्सर बीमारी हो जाती है, तो इसके लिए वो एंटासिड्स लेते थे। बट ये लॉन्ग टर्म हमेशा चलती रहती थी, एक बार जिसको हो जाती थी कभी ठीक नहीं हो पाता था वो पर्सन। ठीक है, सो फॉर मेनी ईयर्स एवरीबडी यूज्ड टू थिंक दैट पेप्टिक अल्सर विच कॉज एसिडिटी रिलेटेड पेन एंड ब्लीडिंग इन द स्टमक एंड डिओडेनम वर बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल रीजंस। तो बहुत दिनों तक ऐसा मानते रहे कि ये लाइफस्टाइल डिजीज है। ठीक है, ये लाइफस्टाइल ठीक ना होने से, लाइफस्टाइल में कुछ गड़बड़ी होने से इस तरह के पेप्टिक अल्सर्स होते हैं। ठीक है, सो एवरीबडी थॉट दैट अ स्ट्रेसफुल लाइफ लेड टू अ लॉट ऑफ एसिड सिक्रीशन इन द स्टमक एंड इवेंचुअली कॉज पेप्टिक अल्सर। तो ज़्यादातर लोगों का यही मानना था कि बहुत सारे गड़बड़ लाइफस्टाइल, गड़बड़ खान पान की आदतों की वजह से जो है ये बीमारी हो जाती है और पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन 2 ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने एक बहुत ही अच्छी डिस्कवरी की। उन्होंने पेप्टिक अल्सर के ऊपर काम किया और उन्होंने ये पता लगाया कि नो, पेप्टिक अल्सर इज नॉट अ लाइफस्टाइल डिजीज। और उन्होंने ये पता लगाया कि पेप्टिक अल्सर का जो रियल कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो एक बैक्टीरिया है जिसका की नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम के बैक्टीरिया के प्रेजेंस की वजह से ये पेप्टिक अल्सर उन पेशेंट्स में हो जाते हैं। ठीक है, और ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, सो देन द 2 ऑस्ट्रेलियंस मेड अ डिस्कवरी दैट अ बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर्स। Robin Warren, born in 1937, a pathologist from Perth, Australia, saw these small curved bacteria in the lower part of the stomach in many patients. तो उन्होंने डिओडेनम वाले हिस्से में जहाँ की पेप्टिक अल्सर होता है वहाँ पे इस बैक्टीरिया को वहाँ से आइसोलेट किया और उन्होंने देखा कि जिन भी पेशेंट्स को पेप्टिक अल्सर है उन सबके डिओडेनम के लोअर मतलब स्टमक के लोअर हिस्से में ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो और जिनको नहीं है उनमें इस बैक्टीरिया का अमाउंट बहुत कम है या नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने इसका रीजन उनको पता लगा कि यही बैक्टीरिया है, जो कि जब बैक्टीरिया यूजुअली ग्रो करते हैं तो उनका बाय प्रोडक्ट होता है एसिड, वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और उसी की वजह से हमारे पेट में अल्सर्स हो जाते हैं। सो ही नोटिस्ड दैट द साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन वर ऑलवेज प्रेजेंट अराउंड दिस बैक्टीरिया। तो जहां जहां पे ये बैक्टीरिया उन्होंने देखे वहां पे उनको हमेशा अल्सर या इन्फ्लेमेशन, सूजन, घाव जैसा कुछ बना हुआ हमेशा ही मिला। ठीक है, और इन्हीं के साथ एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है बैरी मार्शल, बॉर्न इन 1951, अ यंग क्लिनिकल फेलो, become interested in Warren's finding and succeeded in cultivating the bacteria from these sources. तो उसने डिओडेनम से या स्टमक के लोअर हिस्से से जो है इस बैक्टीरिया को आइसोलेट किया, कल्टीवेट किया और आइडेंटिफाई किया। ठीक है, सो इन ट्रीटमेंट स्टडीज तो उन्होंने उन पेशेंट्स को, जो वॉलंटियर पेशेंट्स थे, उन पेशेंट्स के ऊपर स्टडी की और उनका ट्रीटमेंट किया दवाइयों से और फिर उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया। ठीक है, सो इन द ट्रीटमेंट स्टडीज मार्शल एंड वॉरेन शोड दैट पेशेंट्स कुड बी क्योर्ड ऑफ पेप्टिक अल्सर ओनली व्हेन द बैक्टीरिया वर किल्ड ऑफ फ्रॉम द स्टमक। तो उन्होंने अपने ट्रीटमेंट के फाइंडिंग्स में ये पाया कि अगर वो एंटीबायोटिक जो है इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में उन पेशेंट्स को एक एंटीबायोटिक का कोर्स करवाते थे और उन पेशेंट्स में देखते थे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है वो डेथ कर गया, अब वो नहीं पाया जा रहा है उन पेशेंट्स के स्टमक में, तो उन पेशेंट्स को पेप्टिक अल्सर की बीमारी से हमेशा के लिए राहत मिल गई। तो इस तरीके से उन्होंने कंक्लूड किया कि नहीं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ही रिस्पॉन्सिबल था पेप्टिक अल्सर के लिए। ठीक है, so thanks to this pioneering discovery by Marshall and Warren, peptic ulcer disease is no longer a chronic, frequently disabling condition but a disease that can be cured by a short period of treatment with antibiotics.
बायोटिक्स। तो इन दोनों ही साइंटिस्ट के डिस्कवरी की वजह से अब हम पेप्टिक अल्सर को एक क्रॉनिक डिजीज नहीं बल्कि एक्यूट डिजीज की कैटेगरी में रख पाए हैं और हम पेप्टिक अल्सर का इलाज कर सकते हैं थोड़े ही समय में एंटीबायोटिक के कोर्स की वजह से, ठीक है। और इस बहुत ही अच्छी डिस्कवरी के लिए इन दोनों ही साइंटिस्ट को फॉर दिस अचीवमेंट मार्शल एंड वॉरेन seen in the pictures received the Nobel Prize for Physiology and Medicine in 2005. 2005 में इन दोनों ही साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला, मेडिसिन और फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। सो ये डिस्कवरी बहुत ही अच्छी थी और हमें ऐसे ही सोचना चाहिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होके सोचना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है सब्जेक्टिव होके नहीं कि हाँ अगर किसी ने कहा कि ये इसका कॉजल ये है तो हमें उसको जस्ट मान नहीं लेना चाहिए। हमें अपने अगर हम करते हैं उस फील्ड में काम तो हम उससे नई फाइंडिंग्स को भी ला सकते हैं, ठीक है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि हम ढूंढ सकते हैं या डिस्कवर कर सकते हैं, ठीक है। So the ways in which diseases are spread and the ways in which they can be treated and prevented at the community level would be different for different diseases. तो हर एक बीमारी को फैलने का और उसकी रोकथाम के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे इन्फेक्शियस डिजीज में भी बहुत सारे तरह की डिजीजेस होती है ना, तो उनके फैलने और उनकी रोकथाम के अलग अलग, जैसे कोरोना के लिए हम बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगाइए, हाथ धोइए, सैनिटाइजर इस्तेमाल करिए, ठीक है। वैसे डेंगू के लिए हम कहते हैं कि हम पानी ना इकट्ठा होने दें, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, मच्छरदानी में सोएं, मच्छरों से बच के रहें ना। तो ऑल दीज डिजीजेस, हर डिजीज अलग अलग तरीके से फैलती है और उसको फैलने के रोकने के लिए हमें अलग अलग तरीके अपनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। सो this would depend on a lot on whether the immediate causes are infectious or non-infectious, और ये भी निर्भर करता है किसी बीमारी को फैलने के लिए कि वो बीमारी इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस है। अगर इन्फेक्शियस है तो हमें बहुत सारे मेजर्स जो है फॉलो करने पड़ेंगे और नॉन इन्फेक्शियस है तो हमें लाइफस्टाइल और बाकी चीज़ों के ऊपर अपना जो है ध्यान टिकाना पड़ेगा कि कैसे हम इस बीमारियों से बच के रह सकते हैं, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। लिस्ट एनी 3 रीजंस व्हाई वुड यू थिंक दैट यू आर सिक एंड आउट टू सी अ डॉक्टर इफ ओनली वन ऑफ। तो हमें क्यों मतलब डॉक्टर के वजह से अगर किसी दिन मुझे बहुत हाई फीवर आ जाए, सर्दी खांसी जुकाम आ जाए, बहुत तेज बुखार आ जाए, तो मुझे लगेगा क्या मुझे तो कोरोना हो गया है ना। तो जब इतने सारे सिम्टम्स एक साथ आए कि मुझे जो है लूज मोशंस हो रहे हैं, मेरे को बहुत हाई फीवर है, मुझे सर्दी खांसी जुकाम, तो 3-4 सिम्टम्स आ गए ना, तो मुझे लगेगा कि हाँ मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना जो है चेकअप कराना चाहिए कि क्या बात है, ठीक है। और इफ ओनली वन ऑफ दीज सिम्टम्स वर प्रेजेंट वुड यू स्टिल गो टू द डॉक्टर, व्हाई और व्हाई नॉट, ठीक है। तो अगर जैसे कि मुझे सिर्फ हेडेक है, ठीक है, और मुझे हाई फीवर नहीं है, मुझे जो है कोई लूज मोशन नहीं, कुछ नहीं है, तो मैं सोचूंगी हेडेक है, चलो एक दिन वेट कर लेते हैं, ठीक है, माइट बी इट इज ड्यू टू सम अदर स्ट्रेस रीजन। तो मैं हो सकता है 1 दिन 2 दिन वेट करके फिर भी अगर ठीक नहीं हुआ तो मैं वो जाऊंगी, ठीक है, डॉक्टर के पास। और अगर मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर मुझे 2 से ज़्यादा सिम्टम है कंटिन्यूसली 2 दिन से, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। अगर मुझे 2 से कम सिम्टम है, ठीक है, तो मैं आई थिंक आई शुड वेट फॉर सम टाइम सो दैट आई कैन रिकवर माई ओन, ओके। सो हर बीमारी के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर 3-4 सिम्टम्स आपको 1 दिन 2 दिन से ज्यादा है तो देन यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर, ओके। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ आर लाइकली टू बी मोस्ट अनप्लीजेंट इफ यू गेट जॉन्डिस। तो जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस एक लीवर की बीमारी होती है जिसमें कि हमारा जो है फैट का डाइजेशन जो है वो ठीक से नहीं हो पाता है, फैट को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हमारी सेल्स, ठीक है, बाइल डक्ट में, और हमारी जो है बॉडी जो है पीली पड़ने लगती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि लीवर को काफ़ी हार्म पहुंचता है, ठीक है। तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपकी बॉडी पे आ सकता है, आपकी स्टडीज डिस्टर्ब हो सकती हैं, ठीक है। और आपको जॉन्डिस के दौरान आपका शरीर पीला पड़ सकता है, आपको चक्कर भी आ सकता है, कमजोरी लग सकती है, ओवरऑल पुअर हेल्थ हो सकती है, ठीक है। और आपको खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा परहेज करना होगा। कमज़ोरी रहती है, दवाइयाँ काफ़ी खानी पड़ सकती हैं आपको, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो जॉन्डिस आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट देगा बॉडी पे, लंबी आपको
1 महीना, 2 महीने या 3 महीने के लिए आपको दवाइयाँ खानी पड़ सकती हैं और आप धीरे धीरे रिकवर हो सकते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू गेट लीस, अगर आपके बाल में जुएँ पड़ गई हैं तो इसका तो कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं होगा। 1-2 दिन आप दवाई लगाएंगे बालों में, आपकी जुएँ चली जाएंगी। इफ़ यू गेट एक्ने, अगर आपके फेस पे पिंपल्स हो जाएं तो इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट है क्या? नहीं ना। 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, उसमें ये ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन ऑलवेज राइट योर कमेंट्स इन द comment section. I will try to reply them as soon as possible. Thank you.